हाथरस कांड पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि पीड़ित परिवार जांच के मांग से पीछे हट रहा है, चाहे वो सीबीआई हो की जांच हो या फिर पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट हो। आखिर परिवार इससे पीछे क्यों हट रहा है? और यही वजह है कि परिवार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हाथरस कांड जो है पूरे देश में आग की तरह फैल चुका है और बेटी के इंसाफ के लिए तमाम तरह की बातें की जा रही है। आप लोग न्यूज में इस घटना को लगातार देख रहे होंगे। और हाथरस कांड में पुलिस द्वारा जो की गई है कार्रवाई, चाहे वो पीड़िता के शव को जलाना, किस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, मैं इसका भी विरोध करता हूं। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस को उसका जो शव है परिवार को देना चाहिए और परिवार उनका अंतिम संस्कार करता। मैं पीड़िता के साथ हुई नाइंसाफी का घोर विरोध करता हूं और उसके साथ किसी ने किया हो, उसका दोषी जो भी कोई हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त, और पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आखिर क्या कारण है कि पीड़िता के परिवार के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं? तो आज हम हाथरस का जो कांड है उसके बारे में बात करेंगे। आरोपी पक्ष क्या है और पीड़िता के परिवार का पक्ष क्या है, ये तमाम तरह की बातें हम करेंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसे अंत तक देखिएगा, इसे मैं पार्ट 2 कर दूंगा। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि कब से ये स्टार्ट हुआ और अभी तक इसमें क्या चीजें हुई हैं। हाथरस में चंदप्पा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 14 तारीख को यह घटना घटती है। पीड़िता की मां और पीड़िता जो है मनीषा वाल्मीकि, जो जिसे हम कह रहे हैं, वो घास काटने जाती है खेतों में। और ऐसा कहा जा रहा है कि खेतों के अंदर ही, बाजरे के अंदर उसको संदीप जो है पकड़ के ले गया और उसके साथ और 3 लोग थे, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया गया। तो जब ये घटना घटती है तो पीड़िता की मां, पीड़िता दोनों साथ में थाना जाते हैं। वहां पे कार्रवाई, उसका भाई जो होता है संदीप, उसके भाई का नाम भी संदीप है। तो वहां पे थाना में एक प्राथमिक जो दर्ज की जाती है, कंप्लेंट दी जाती है। उसमें कहा जाता है कि संदीप जो है, उसके पिता का नाम गुड्डू है, उसने उसकी बेटी को मतलब पीछे से गला दबा के बाजरे के खेत में ले गया और जान से मारने की कोशिश की गई, जिससे उसके गले में चोट आया और जुबान कट गई, मतलब उसी के दांतों से। लेकिन बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह है कि उसकी जुबान काट ली गई, जो कि बिल्कुल ही गलत है। रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में चोट हो सकता है, गर्दन में चोट हो सकता है, बहुत सारी जगहों पे चोट हो सकता है। ये बात बिल्कुल भी सही है। लेकिन जुबान काटने की बात, कई मीडिया ने तो आंख फोड़ने तक की बात फैला दी, ये बिल्कुल भी गलत है और मैं इस खबर का खंडन करता हूं। तो प्राथमिक जो दर्ज होती है 14 तारीख को एक व्यक्ति के नाम से, संदीप कुमार के नाम से, जो संदीप है वहां पर, जो कि लड़का है, कोई ज्यादा एज का नहीं है। उसके बाद पीड़िता को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पे उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है। उसके बाद वहां पे उसकी हालत ठीक नहीं होती है तो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज उसे ले जाया जाता है, जहां पे दिन ब दिन उसकी हालत ऐसा कहा जा रहा है कि बिगड़ती रहती है। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में 3 बार जो जांच अधिकारी होते हैं पीड़िता का बयान लेने जाते हैं, लेकिन तीनों बार जो है पीड़िता बोलने लायक नहीं होती है, बोलने की अवस्था में नहीं होती है, तो अधिकारी बयान नहीं ले पाते हैं। 19 तारीख को गिरफ्तारी होती है संदीप की, जो पहला जो एफआईआर किया जाता है संदीप के खिलाफ, जो कि उसने गला दबा के मारने की कोशिश की। तो 19 तारीख यानी 19 सितंबर को गिरफ्तारी होती है संदीप की। 22 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया जाता है और 3 लोगों को और इसमें जोड़ा जाता है। संदीप के साथ 3 लोग इसमें और जोड़े जाते हैं 22 सितंबर, यानी कि संभवतः 22 सितंबर को जांच अधिकारी को मनीषा का बयान मिल जाता है और 22 तारीख को ही मनीषा ने दुष्कर्म यानी कि गैंग रेप की शिकायत करती है और उसमें 3 लोग और जोड़े जाते हैं, लवकुश, रवि और रामू। लवकुश 23 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस की तरफ से, हाथरस पुलिस के द्वारा। रवि भी हाथरस पुलिस के द्वारा 25 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रामू भी 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि 26 तारीख तक जितने भी आरोपी हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, पुलिस गिरफ्तारी उसकी कर लेती है। उसके बाद 28 तारीख को पीड़िता की हालत नाजुक हो जाती है और उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया जाता है सफदरगंज हॉस्पिटल, जो दिल्ली के अंदर है, वहां पे। 29 तारीख को पीड़िता की मौत हो जाती है सुबह 5:30 बजे और 28 तारीख को ही उसको लाया जाता है दोपहर में और 29 सितंबर सुबह 5:30 बजे पीड़िता की मौत हो जाती है। उसके बाद से इस घटनाक्रम में जो पॉलिटिकल एंगल निकलने चालू हुए हैं, आप लोगों ने देखा न्यूज में कि कैसे हाथरस के अंदर दंगे फैलाने तक की साजिश रच दी गई। न्यूज में आप लोग देख रहे हैं, एक से एक खुलासे किए गए। उसके बाद पीड़िता के शव को रात में हाथरस लाया गया, उसके गांव लाया गया और पुलिस द्वारा
ऐसा कहा जा रहा कि जबरन, लेकिन पुलिस का वर्जन ये है कि उसके परिवार के अनुमति के साथ हम उसके सबका अंतिम संस्कार किए हैं। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से भी किया वो सही नहीं है। पुलिस के इस रवैये को हम सही नहीं ठहरा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का इस तरीके से अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। ये पूरी की पूरी पीड़िता का जो परिवार है उसके तरफ से है। और 4 लोगों को इसमें दर्ज किया गया है। संदीप के साथ 3 लोग हैं, लवकुश, रवि, रामू। ठीक है, इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ने इस मामले में देरी की। देखिए, पुलिस ने कोई ज्यादा इस मामले में देरी नहीं की। पुलिस ने 22 तारीख को सामूहिक दुष्कर्म का मामला इसमें दर्ज कर लिया। 19 तारीख को गिरफ्तारी संदीप की हो जाती है। 14 तारीख को ये वहां पे संदीप के खिलाफ कंप्लेंट जाता है। तो 14 और 19 के बीच में जो देरी हुई है, मान सकते हैं पुलिस ने यहाँ पे गलती की। और जो पीड़िता के शव के साथ उसने दाह संस्कार किया गया, इसमें पुलिस की काफी ज्यादा गलती है, यहाँ पर हम मान सकते हैं। लेकिन सामूहिक दुष्कर्म का जब मामला पीड़िता ने दर्ज किया 22 तारीख को, तब पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं किया। 26 तारीख तक सारे आरोपी गिरफ्त में थे, पुलिस के गिरफ्त में थे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं पुलिस ने गलती की। चलो मान लेते पुलिस ने गलती ही की, क्योंकि साफ दिखता है कि किस तरीके से उसके सबको दाह संस्कार किया गया। पुलिस को हम साइडलाइन करते हैं, वो गलत है और गलती ही की उसने। चलिए ठीक है, अब बात आते हैं कि इस देश में ये पूरा मामला फैल जाता है और कैसे, मतलब हाथरस के पास जो पूरा मीडिया का जमावड़ा लग जाता है और बेटी के इंसाफ की मांग होने लगती है। जिस तरीके से निर्भया का केस हुआ था, उसी तरीके से लोगों में आक्रोश हो जाता है। जो लोग इस घटना के सच्चाई को नहीं जान रहे, वो लोग भी, पहली बार मैंने भी सुना तो एक ही मुंह से एक ही बात निकलती है मुंह से कि जो भी आरोपी है, जिसने इस कुकर्म को अंजाम दिया है, उसको फौरन फांसी पे लटका दो। सबसे पहले यही बात निकलती है और सही भी है। इस तरीके के जो भी करते हैं, इस तरीके के गले मतलब काम जो करते हैं, घिनौना काम करते हैं, उनको इस देश में, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको फौरन फांसी पे लटका दो, गोली मार दो। और सभी के मुंह से एक ही बात निकलती है। और सभी देश ने एक स्वर में कहा कि जो भी आरोपी है, जो भी दोषी, उसको फांसी पे लटकाओ, जान से मार दो उसको, यही उसकी सजा है। लेकिन इस मामले में यू टर्न जब होने लगा, एक के बाद एक नए खुलासे जब होने लगे, तो लोग चौंक गए। अब बात करते हैं आरोपी पक्ष की बात। जब ये पूरा घटनाक्रम जो है 30 तारीख के बाद कैसे मीडिया हाइप बना और कैसे पूरे देश में ये हंगामा खड़ा हो गया, तो योगी सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, सीबीआई की जांच इसमें कर दी जाती है और नार्को टेस्ट इसमें कर लिया जाता है। पूरे थाने का नार्को टेस्ट किया जाए, पूरे पुलिसकर्मी जो वहां पे मौजूद थे उनका नार्को टेस्ट किया जाए। क्या सही है क्या गलत है वो खुद स्वतः ही सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे यू टर्न हो जाता है कि पीड़िता का जो परिवार है वो इससे यू टर्न ले लेता है कि नहीं, हमें सीबीआई नहीं चाहिए, हम नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे। क्यों भाई, आपको इंसाफ चाहिए तो नार्को टेस्ट तो आपको करवाना ही चाहिए ना। जो भी पीड़िता का परिवार होगा, अगर वो इंसाफ की मांग कर रहा है तो इंसाफ के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। तो यहाँ पे तो आपको सीबीआई की, बिना मांगे सीबीआई की जांच आपको मुख्यमंत्री योगी के द्वारा दी गई। नार्को टेस्ट दिया गया कि आरोपी का भी नार्को टेस्ट करवाओ, पीड़िता का परिवार का भी करवाओ, पूरे थाने का करवा दो। तो जब पीड़िता का परिवार ने यू टर्न लिया, उसके बाद ये और भी अलग मामले खुलते गए। पूरा गांव जो कहा जा रहा है कि आरोपी के पक्ष में है। देखिए, आरोपी के पक्ष में कोई भी खड़ा होता है तो उसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि पूरा का पूरा गांव और उसके आसपास के गांव वाले भी आरोपी के पक्ष में खड़े हुए हैं। मैं आरोपी को अभी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। अगर उसके ऊपर आरोप साबित हो जाते हैं, उससे फांसी की सजा दो। मैं आरोपी को कहीं से क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं और ना ही पीड़िता को कहीं से कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। लेकिन जो इसमें घटनाएं हुई हैं उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या कारण है कि आरोपी के पक्ष में पूरा गांव और उसके आसपास के गांव वाले, आरोपी ही खुद कर रहा है, आरोपी के गांव वाले, उसके माँ बाप कर रहे, नार्को टेस्ट करवा लो, सीबीआई जांच करवा लो। अगर उनका बेटा आरोपी होता है, दोषी साबित होता है, उसे फांसी लटका दो, जान से मार दो। तो भाई कम से कम आरोपी पक्ष की बातें तो अब सुननी पड़ेगी। हम उसके माँ बाप की बातें को नकार सकते हैं क्योंकि उसके बेटे ने ये कुकर्म किया, उसकी बातें को नकार सकते हैं, लेकिन गांव वाले की बात को नहीं नकार सकते। हो सकता है 8-10 लोग उसके पक्ष में बोले, हो सकता है 8-10 घर उस गांव के बोले, हो सकता है आधे गांव वाले उसके फेवर में बोले, हो सकता है कि पूरा का पूरा गांव आरोपी के पक्ष में बोले। जहां तक बताया जा रहा है कि जातीय वहां पे है, स्वर्ण भर्सेस दलित का जो वहां पे किया जा रहा है, तो हो सकता है इस मामले में पूरा का पूरा गांव उसके पक्ष में बोले। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके आसपास वाले गांव वाले भी उसके पक्ष में बोले। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसे हमें जानने की जरूरत है।
और जिसे हमें समझने की जरूरत है। अब मैं बता दूं, जब ये पूरा हंगामा बरपने लगा तो गांव वालों के अंदर मीडिया के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा था। वो ये गुस्सा था कि मीडिया एक ही पीड़ित परिवार की बात सुन रही है, गांव वालों की बात नहीं सुन रही है। और पीड़ित परिवार के ऊपर ये आरोप लगा कि बार बार वो राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आकर बार बार वो बयान बदल रहे हैं, और बार बार और उन्हीं के कारण, उन्हीं के दबाव में, राजनीतिक पार्टियों के दबाव में वो सीबीआई और नार्को जो टेस्ट होता है उससे पीछे हट रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो पैसे के लालच में इस तरीके की चीजें वो कर रहे हैं। और तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पे जमागरा लग गया। और आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कैसे वहां पे पीपली लाइव का सिचुएशन बन गया, पूरा घेर दिया गया। मीडिया को जो अंदर नहीं जाने दिया, मैं इसका विरोध करता हूं, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मीडिया को अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया, इस बात को भी आप समझ लीजिए। गांव वाले के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था। जो भी मीडिया है वो पीड़ित परिवार की बाइट ले रही थी, उसके आसपास के गांव के लोगों का बाइट नहीं लिया जा रहा था। इवन उसके पड़ोसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा था। मतलब उससे पूछा नहीं जा रहा था कि इस मामले में सच्चाई क्या है नहीं है, संदीप कैसा लड़का है, क्या उसने किया नहीं किया। और जहां तक बात आती है लवकुश की मां खुद कह रही कि लवकुश ने तो पानी पिलाया, उसकी मां भी वहीं चारा काट रही थी। तो जरा सोचिए कि 4 लोग एक पीड़िता की गैंगरेप करते हैं, उसकी मां भी 100 मीटर के दूरी पे है, और भी कई लोग चारा काट रहे होते हैं, तो क्या किसी भी लोगों को पता नहीं चला? ये एक बड़ा सवाल है जो पीड़िता के परिवार के ऊपर उठ रहा है। और यही कारण है कि अब अलग एंगल से इस जांच को किया जा रहा है। पीड़िता का परिवार चूंकि दलित समाज से है, इसलिए SC/ST एक्ट का जो भी कानून होता है आरोपी पे लगाया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि आरोपी के परिवार से पहले से ही कोई वाद विवाद था, जो कि सच साबित हुआ है कि पहले से उसके अंदर कोई लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत हुए थे, जिसमें शायद हो सकता है कि केस वगैरह भी हो। और ऐसा कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उसके आरोपी के परिवार के अंदर से कोई जेल भी गया था, इस तरीके की चीजें। और जो पीड़िता की मां ने खुद स्वीकारा है कि उनके पहले उनसे लड़ाई झगड़े चलते थे। और पहले बयान में पीड़िता की मां ने दुष्कर्म या गैंगरेप की कोई भी सवाल नहीं खड़ा किया, सिर्फ बोला कि संदीप ने गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। तो ऐसा क्या कारण है कि 22 तारीख को दुष्कर्म का, और वो भी 3 लड़कों को और इसमें जोड़ दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल एंगल से इसमें फंसाए। वहां के जो सांसद है उन्होंने इसको पूरा दिमाग दिया पीड़िता के परिवार को कि इस तरीके से आप जातीय बदला ले सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। ये सारी चीजें वहां पे एक एक करके बाहर निकलनी चालू हो गई है। अब सबसे बड़ी एक बात और निकल के चालू आ रही है बाहर। ये बात जो है मुझे 3 से 4 दिन पहले ही पता चल गया था। वहां पे जो भी फील्ड के ऊपर जो भी इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, ना तो वो आर भारत के हैं, ना तो आज तक के हैं, ना तो वो बीजेपी के हैं, ना तो कांग्रेस के हैं, वो वहां पे जब विजिट किए, उस गांव के अंदर गए, तो वहां से जो खबरें आई हैं, मुझे 3 से 4 दिन पहले पता चल गया था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताना ये अच्छा नहीं समझा, क्योंकि एक इमोशन होता है, एक लड़की के प्रति हमें इमोशन होता है, और वो सभी का है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ गलत हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, उसके साथ गलत हुआ है। तो एक खबर ये निकल के आ रही कि संदीप का जो है अब वो मीडिया में चलने लगा, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संदीप का जो है प्रेम प्रसंग जो है उस लड़की के साथ था। और अब कॉल डिटेल्स भी सामने आ गई हैं कि कैसे संदीप की बात जो है उसके घर में होती थी। यानी उसके घर में एक मोबाइल है जो कि उसके भाई के नाम से रजिस्टर्ड है। संदीप, लड़की के जो भाई है वो संदीप, उसके नाम से रजिस्टर्ड है, और जो आरोपी संदीप है उसके बीच बात हुआ करती थी। तो इस पर जी न्यूज के पत्रकार ने पूछा लड़की के भाई से कि क्या आप उससे संदीप से बात किया करते थे फोन में। तो लड़की का भाई संदीप जो है नकार गया, वो बोला कि हमारी उससे कभी बात नहीं हुई। तो इसका मतलब साफ है कि लड़की के साथ संदीप का पहले से कोई प्रेम प्रसंग हुआ होगा। और ये बात साबित भी हुई है कि पूरे गांव वाले भी कर रहे हैं कि ऑनर किलिंग का मामला है, साफ तौर पे प्रेम प्रसंग का मामला है साफ तौर पे। बहुत सारे गांव वालों ने उसका वीडियो एक एक करके आपको डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे गांव वालों ने कहा कि हाँ ये प्रेम प्रसंग का मामला है, संदीप के साथ उसका पहले हुआ था, और उसी को लेकर दोनों परिवार के बीच कहासुनी भी हुई थी, और दोनों परिवार ने अपने अपने बच्चों को समेटा था। संदीप के पिता ने भी उसको समेट कर मारपीट के कहीं उसके चाचा के यहाँ रहने भेज दिया गया था, और लड़की की मां ने लड़की को भी समझाया। तो इससे साफ पता चलता है, और जब कोल्ड डिटेल्स सामने आ गई हैं तो इससे साफ पता चलता है कि संदीप का उस लड़की से बातचीत होता था। तो संदीप 3 लोगों के साथ उस लड़की का गैंगरेप क्यों करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि एक रामू जो इसमें कहा जा रहा है कि रामू जो आरोपी है उसका जो नाम जोड़ा गया
बाद में 22 सितंबर को उसका नाम जो जोड़ा गया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो रामू है वो उस दिन ड्यूटी पे था, वहां पास ही में एक डेयरी प्लांट है, वहां पे वो ड्यूटी कर रहा था। और इस बात को उसके मैनेजर ने स्वीकारा, डेयरी का जो मैनेजर है उसने स्वीकारा। और वहां तक इसने कहा कि वहां पे जो भी मजदूर काम करते हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि उस दिन रामू जो है वहां पे मौजूद था ड्यूटी पे, उसका अटेंडेंस चेक कर लीजिए, वहां पे मौजूद उस दिन 14 तारीख की जो घटना है वहां पे रामू जो है मौजूद था। तो 14 तारीख को जब डेयरी प्लांट में रामू काम कर रहा था तो रामू 14 तारीख को ये घटनाक्रम में कैसे शामिल हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और यही कारण है कि पीड़िता के परिवार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो वहां पे नहीं था उसका भी आप नाम दे रहे हैं। यानी कि ये साफ पता चलता है कि वहां के जो राजनीतिक दल है, वहां का जो लोकल पॉलिटिक्स होता है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया। कैसे भीम आर्मी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है, वहां पे पूरी तरीके से जातीय दंगा करवाने की पूरी साजिश हो रही है। वो सारी बातें टीवी न्यूज पे आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। जो भी बातें छूट गई होंगी अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या क्या बातें हैं जिससे पीड़ित परिवार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद मैं अगले एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे यूपी को जलाने की साजिश थी, जिस तरीके से दिल्ली को जलाया गया, कैसे यूपी में भी दंगे फैलाने की साजिश थी, जो कि न्यूज में पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और मैं आपको बता दूं अंत में कि मैं पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध करता हूं। जिस तरीके से लड़की का शव जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, मैं पीड़िता के पक्ष में आवाज उठाता हूं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ जिस किसी ने भी गलत किया हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, पीड़िता को इंसाफ मिलनी चाहिए। लेकिन उसके अंत में भी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई निर्दोष इसमें नहीं फंसना चाहिए, कोई भी निर्दोष इसमें नहीं फंसना चाहिए। जांच जो है पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन बाबा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज एक्सप्लेन बाबा को भी जाके लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो वहां पे जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।